लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश पांडे और आज हम पहुंचे हैं गरुड़ और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं बातचीत करने के लिए जिनका लंबा चौड़ा साहित्यिक सफ़र है और कई सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। उनके बारे में जितना शब्दों में कहा जाए वो कम होता है। हिंदी के साहित्यकार हैं और संस्कृत के अच्छे जानकार हैं। कुमाऊनी में, गढ़वाली में बहुत अच्छे कई रचनाएँ उन्होंने लिखी हैं। और एक ताज़ा मामला आज हम उनके पास इसलिए पहुँचे हैं कि एक उनको जो है अभी प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित किया है। उनको उत्तराखंड साहित्यिक गौरव सम्मान मिला हुआ है और सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं गरुड़ निवासी मोहन चंद्र जोशी जी, साहित्यकार, और कई रचनाएं उन्होंने की हैं। लेकिन जो अभी जो उनको इनाम मिला है, जो पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया है, वो मिला है एक कुमाऊनी में उन्होंने रचना तैयार की है, शिवक ब्याह। शिव जी के विवाह पर वो प्रसंग है और उस पर जो बैजनाथ का जो प्रसंग है, बैजनाथ गरुड़ का जो नाम है, यहाँ पर बैजनाथ धाम बना हुआ है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर शिव जी का विवाह हुआ था। तो शिवक ब्याह करके उन्होंने एक रचना का निर्माण किया है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या किस तरह की उसमें चीज़ें हैं और क्या उनकी रचना में उन्होंने इसमें समाहित किया हुआ है। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका अभिनंदन है। तो लोकल न्यूज़ 31 की आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। इस नए कार्य में आप बहुत सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं गरुड़ में। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा पहले तो हम शुरुआत करने से पहले आपकी बहुत सारी रचनाएं मैंने सुनी हैं, मैं तो बड़ा प्रशंसक हूं आपका। तो एक रचना के जरिए अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी रचना सुना दें तो उससे हम इसका स्टार्ट करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं सर। किलगियो भ्रामरी माता जी अवतरण भूमि छू गरुड़। घर घरों में तेरी आरती, थानों थानों तेरा दी जगन। मन मनों में मनन में तू, या मनम के तेरी एक लगन। जो गीता की एक लाइन को ना, घर घरों में तेरी आरती, थानों थानों तेरा दी जगन। मन मनों में मनन में तू, यो मनम के तेरी एक लगन। मंदिरों में तेरी आरती, थानों थानों तेरा दी जगन। बोलो कोट भ्रामरी माता की जय हो। जय हो। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपको जिस रचना के लिए ये पुरस्कार मिला है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि किस रचना के लिए पुरस्कार आपको मिला है और क्या इस रचना में आपने समाहित किया हुआ है सर। धन्यवाद पंडित जी। एक यह है शिवक ब्याह। शिव जी की शादी का प्रसंग है, क्योंकि कार्तिकेयपुर नाम से यह जगह जानी जाती है, जहाँ पर कार्तिकेय का जन्म प्रसंग भी इसमें लोक चर्चित है। और यह भूमि में पार्वती का मंदिर है। भारतवर्ष में यह कमी दिखाई देता है। शिव जी की तो कई मंदिर हैं, लेकिन पार्वती का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। आदमकद मूर्ति है। उस मूर्ति के चारों तरफ शिव जी के विवाह का वर्णन है, जो संकेत करता है। और उसके साथ ही पार्वती की मूर्ति का होना यहाँ पर पार्वती के जन्म, उसके घर को भी दिखाता है। मैना और हिमवान का घर भी बैजनाथ पर यहाँ यह संकेत करता है। शिवक ब्याह यह रचना छंदबद्ध है। इसमें हरिगीति का छंद है, कहीं पर दोहा आपको मिलेगा, चौपाई मिलेगी। उसके साथ में जागर शैली में कुछ छंदों का सृजन इसमें हुआ है। और इसमें स्वर्ग से जब बारात आती है तो मैं जो चार पंक्तियाँ जागर शैली की आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। शैल शिखरों बटी उतर गे, गैल पातलों की शीर शरी गे। उच्च कैलाशों में रिम झिम शुर शुर हवे बरख जरी गे। मौलेना फूल गुद गुद बुग्याल, वहाँ धरती पोषिणी और बोटों की डाल। छुछुग बुगाट वहाँ स्वर्ग पैताल, आज शुभ जू को ब्याह जाल। आकाश का बाटा वो फूल झड़न, वहाँ छी शुर शुर उड़न। आई वाल का डाल भरिण उरिण, उमंग उछाव उरिन। ओ देवो देवों का ऊ देव शंकर भोला महादेवा। हिटो हिटो हो कैलाश पर्वत, सब दर्शन करूँ लो सेवा।
इस तरह से इसमें ये किस्म जागर शैली जो है, जागर हाँ में कहीं जागर शैली का है। अलग अलग इसमें प्रयोग आप देखेंगे 10 सर्गों में लिखी गई है। जी। और इसमें हरिगीति का छंद भी है। उसमें एक प्रसंग यहाँ पर आप देखेंगे तो छंद आता है जब विदाई होती है दुल्हन की, उस समय का देखिए। और उसके बाद में इस वर्णन करूँगा हमारे यहाँ के जो आभूषण है उसमें सजी हुई उस दुल्हन का भी एक माता श्रृंगार। पार्वती जब सजी होंगी। जी जी। जोड़ी क्या सुंदर बान उमा शिव की छवि वो मनोहारी, धन्य देखणी सबे झणी आँखों का लाभ उठोण लारी। मैं नाल चेली ही परी लगे तरकन आँखा ले मुखड़ी चेहड़ी हनी माई लोपिक दुख मन मन सबे क्षणियों लके। चेली माख बटोण मैं हया में ना हिमवान एक नशा, जसी लेण गोरु है बाछूर के छूटबे गोरु की है दशा। उसनेह पावन के कशिक सखियो के कभी का विधि, उलाड़ी लिखी थी झेटी मैक मैनी छोड़नी वो आंगाओ की थी। कशी कही सकें बाबू हिमवाने की दास आपू चेली कचे, जो आँख पोछन ढुलकी गिया सुगलड़ा पोछन फिर आँखों बे। सकान चेली झेटी हालीनी छोड़नी अपनी मयड़ी के, पर पलाशी में चेली की माई करी दे अमर उघड़ी के। यो दृश्य जब एक विदाई छू और भी जब श्रृंगार छू वो हमारी यहाँ जो आभूषण छन भी थोड़ा एक चंद देखो। तप कर उमाले घोर पति पाहुणी सदा शिव का चरण, विधि का विधान भय सफल शिव जूल करी हाली वरण। पिंगई पिछोड़ी टुपुक वाई मोहिली, मुखड़ी नथ झमकनी गलो बंद और सिर फूल ख्वर खुट में झांवर चमकनी। कन फूल कानों पर हाथा में चूड़ पोजी बिछुआ खुटा, नगवाई मुनड़ी चमकन ललन साड़ी छाजन बूटा। मैं नामयड़ी हिमवान ठाड़ हाथ जोड़ी ही या मगन, शोभा के भली भरी ब्योली की वर्णन पूर्णी है शकन। इस तरह से ये सर एक किस्म की आपकी पूरी एक किस्म से मौलिक रचना है इसमें। हाँ, मतलब जनरली वो होता क्या है कि लोग जब इस तरह की पुस्तकों का निर्माण करते हैं तो उसमें जो लोक साहित्य में लोक में जो बातें होती हैं या फिर कहीं पर जो पुराणों में जो उल्लेख होता है, तो इसमें क्या उस चीज़ का जिक्र है? इसमें रामचरितमानस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है शिव के विवाह का। तो उसका भी कुमाऊनी अनुवाद मैंने कहने का मुझे सौभाग्य मिला। बरात वो अगवान गया, इस तरह से वहाँ पर लेही बरात अगवान, इस तरह से वो उसका एक चौपाई का आता है। तो यहाँ पर वो बारात का वर्णन मुझे लगता है कि यहीं बैजनाथ का है ना। तो वो उसकी जो पृष्ठभूमि में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर उत्तर दिशा में जहाँ पर गोमती मूर्ति है, तो एक जगह तो शादी का स्थल है, दूसरी जगह विष्णु स्थापित है, सत्यनारायण भगवान जी का है, और उत्तर दिशा की ओर दोनों जगह गोमती मूर्ति है वहाँ पर। और यहाँ जब शादी हुई है तो विष्णु भगवान यहाँ पर आए हैं। सत्यनारायण भगवान का मंदिर स्थापित होने का भी यह इंगित करता है कि विष्णु यहाँ पर आए हैं। और विष्णु के साथ उनके वाहन गरुड़ भी आए। और गरुड़, इसमें जो बात रखी गई है वह यह है कि जब शादी हो रही थी तो गरुड़ भगवान विष्णु को छोड़ने के बाद इस घाटी का पूरा चक्कर लगाते हैं, इसको देखते हैं। देखने के बाद ये बड़ी मन मोह लेती है उनका। दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, पानी की प्यास बुझाते हैं और एक शीर से पानी पीते हैं। गरुड़ कैंट वहाँ पर बोला जाता है, अभी भी गरुड़ कैंट नाम है। और वहाँ से निकलती हुई ये धार जो है गरुड़ गंगा के रूप में आती है, तो गरुड़ गंगा नाम इस नदी का भी है। तो यह कुछ प्रसंग हैं। उसके बाद वो आपके दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तो सुपताल
के स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर कई दही के वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष हैं, और वहाँ पर गरुड़ समुदाय के अभी तक जाति के पक्षी अभी भी पाए जाते हैं। और दही जो वृक्ष है वह उसके नाव बनाए जाते थे, पहले तो यहाँ से सप्लाई होती थी वो लकड़ी, अब तो उसकी शायद ज़रूरत नहीं समझी जा रही है, लेकिन ये वृक्ष वहाँ अभी भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये एक सर मैं जब देखता हूँ ना, लोक मान्यता इस तरह की है, जैसे आप शिव जी का विवाह का हम बैजनाथ में गरुड़ में वर्णन देखते हैं, तो लोक मान्यता ये भी है कि गरुड़ शिव जी का विवाह जो है कई देश के अन्य हिस्सों में भी लोग कहते हैं कि यहाँ हुआ, कहीं गढ़वाल में हुआ, या कहीं उड़ीसा भुवनेश्वर में कहीं हुआ। आप इसको नेट पर सर्च करेंगे तो 4 शादियाँ दिखाई गई है, चौथी शादी हम यहाँ मानते हैं, है ना, अलग। तो आपका साहित्य क्या इस चीज़ को बताता है क्या? मतलब हम ये माने कि यहाँ पर बैजनाथ में शिव का विवाह हुआ था, आपका साहित्य इस तरह को प्रमाणित करता है? ये प्रमाणिकता नहीं होती तो मंदिर बनता ही नहीं जी। पार्वती का मंदिर होना यह इंगित करता है कि ये पार्वती का निवास स्थल रहा है, उमा और हिमवान का घर यहाँ पर था, और उसके साथ ही पार्वती की शादी यहाँ पर होती है। कार्तिकेय पूर्ण नाम इसका होना कार्तिकेय के जन्म को दिखाता है, उसके नाम से ये विवाह भी हुआ, यानी कार्तिकेय का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ। मायके में यहाँ पर आए हैं, और मैंने तो अपने गुरुजनों से ये भी सुनी है कि यहीं पर ही जो है उन्होंने प्रदक्षिणा भी की थी, अपने चारों तरफ घूमे थे गणेश भगवान, है ना। कार्तिकेय तो पूरे विश्व को घूमने के लिए निकल गए थे ब्रह्मांड में, लेकिन वो चक्कर पूरा करने के लिए वो माता पिता की चारों तरफ, ये कथा भी यहीं पर हमने सुनी है, लोक श्रुतियाँ हैं। और यहाँ मैं शादी के बात आपको बता रहा था कि यहाँ से दही का वृक्ष, वहाँ पर कई पक्षी समुदाय जब गरुड़ को देखता है तो घेर लेता है, बड़े अचंभे से देखता है और प्रश्न पूछता है, तो कहाँ से आ गए, यहाँ कहाँ आए हो? वो अपना परिचय देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर शिव जी की शादी हो रही है, आपको पता नहीं है, आप चलो हमारे साथ चलो, शादी देखते हैं। तो अपने साथ वो पक्षी समुदाय को लेकर के आता है, और पूरे वो शादी के दृश्य को वो अपने जब आँखों से देखता है पक्षी समुदाय, और उसके बाद वो गरुड़ का मन हो जाता है कि ये मेरी बिरादरी के लोग मिल गए, अब मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाता हूँ। ऐसा मन मोह लिया इस घाटी ने। उसके बाद विष्णु ने उनके हृदय की बात जानते हुए उसको खुश करने के लिए कि शायद ये अब यहीं रह जाए, ये वापस ही ना आए, तो उन्होंने कहा कि जिस क्षीर का तूने पानी पिया है, जिस स्रोत का पानी पिया है, वह तेरे नाम से हो जाएगी गरुड़ गंगा, और जो स्थल तुझे इतना अच्छा लगा है, यहाँ इस धरती पर जो भी पैर रखेगा वो तेरा नाम जरूर लेगा। तो इसलिए जो भी आता है तो गरुड़ आया हूँ कहता है, गरुड़ का ही नाम लेता है, और जो भी यहाँ पर रहता है वो सब गरुड़ नाम जरूर पुकारते हैं। तो ऐसा खुश होते हुए फिर वो स्वर्ग में चले जाते हैं। इस तरह से इस कथानक को समेटने का प्रयास। ये रचना जो आपने करी है, इसमें बहुत अच्छी आपने रचना करी है, और सरकार ने इसको इतना भी सराहा कि आपको इसको लिए पुरस्कार मिला। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इसकी जो रचना की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो मतलब आपको ये लगा कि इस पर साहित्य का निर्माण करना चाहिए, या इसको साहित्यिक रूप देना चाहिए, तो ये कहाँ से ऐसी आपको प्रेरणा मिली? कि 2023 में एक विधिक प्राधिकरण का एक समारोह हो रहा था जियासी गरुड़ में, तो वहाँ पर मैंने इसमें दिया है हमारे एसडीएम साहब राजकुमार जी, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, और उन्होंने एक बात में मुझसे पूछा था, क्या जोशी जी आपने गरुड़ को गरुड़ क्यों कहते हैं, कोई ऐसा कुछ लिखा है? तो सवाल दिमाग में बैठ गया, और मैंने सोचा कि इस पर कुछ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अयोध्यावासी अगर इस बात को प्रश्न पूछ रहे तो हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न आएगा, और वास्तव में मैंने वो सोचा नहीं था आज तक। तो गरुड़ पर कौत्यूर घाटी मेरी एक पुस्तक है, उसमें गरुड़ पर विस्तार से दिया, लेकिन गरुड़ को गरुड़ क्यों कहा गया, इस प्रश्न पर कोई हमने लेख नहीं लिखा था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्रयास करूँगा और जल्दी ही आपको कुछ रचना इसमें बना के सुनाऊँगा। और उसके बाद ये जब विचार हो रहा था तो इस तरह से कुछ इन बिंदुओं को समेटते हुए ये रचना एक खंड काव्य के रूप में हमारे पास आ गई, और मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये जल्दीबाजी में तैयार हुआ, इसको और विस्तार रूप दिया जा सकता था। उनको बताया नहीं आपने, आपकी इस एक प्रश्न ने साहित्य का निर्माण कर दिया, उनको बताया नहीं, भेजा नहीं? और उन्होंने शुभकामना संदेश भी इस किताब में लिखा, और इसके बाद उन्होंने बधाई भी भेजी जब ये वो अभी तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर। तो अच्छा लगा, इस बहाने कम से कम ये लेख तैयार हो गया। हाँ, साहित्य का निर्माण हो गया, और आने वाले समय में इस पर शोध जरूर होगा और होना भी चाहिए। हमारे जो क्षेत्रीयता में हम देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर विचार करना जरूरी है, शोध करना जरूरी है, और लोगों
की संज्ञान में लाना ज़रूरी है, उसको प्रकाश में लाना ज़रूरी है। साहित्य के माध्यम से ये चीज़ें एक न एक दिन बहुत विस्तार को पाएंगी और इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। तो बैजनाथ के मंदिर को लोग जान पाएंगे, उसकी महत्ता को समझ पाएंगे। जी ये जरूर मेरा जरूर मानना है। सर, आपने कई हिंदी और संस्कृत के साहित्यों का कुमाऊनी में भी अनुवाद किया है और कुमाऊनी में उसको हमने पाठकों को, लोगों को उसको दिखाया है, बताया है। तो ये कितना मुश्किल होता है कि मतलब संस्कृत से या पुराणों को उसका कुमाऊनी में अनुवाद करना? कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिनका आपने इसमें इस तरह का कुमाऊनी में अनुवाद करके पहले तो रामलीला नाटक का मैंने कुमाऊनी रामलीला नाटक का अनुवाद किया है। उसमें पूरे रामलीला को आप कुमाऊनी में मंचन कर सकते हैं। इसके साथ ही रामचरितमानस का 2013 में आपदा से प्रभावित लोगों को समर्पित मैंने रामचरितमानस को भावानुवाद किया है। उसके बाद कुमाऊनी में भगवत गीता, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का अनुवाद किया है। गरुड़ पुराण का मैंने अनुवाद किया है और उसके साथ में ऋग्वेद का चौथा भाग चल रहा है। उसके 3 भाग पहले निकल गए हैं, वो करीब 450 पृष्ठ से ऊपर एक ही खंड है। तो 3 किताबें निकल गई। चौथी किताब में 2-3 महीने के अंदर ये पूरी हो जाएगी और पूरा ऋग्वेद पूरा हो जाएगा। उसके बाद और अध्ययन करने का मुझे मन होगा कि मैं और कुछ काम करूँगा। तो ये रचनाओं का निर्माण तो आप करते हैं साहित्य का, तो क्या इस बीच आप कुछ कर रहे हैं? क्या कुछ बच्चों के क्षेत्र में भी आपने सोचा है क्या कुछ किया जाए? जी, उसमें मैं सूक्ष्म प्रयास ये कर रहा हूँ। एक तो ज्ञानार्जन नाम से, ज्ञान अर्जन की ये आवृत्ति 12 है, मतलब 12 अंक ने 1 साल पूरा हो गया है। पिछले मार्च से पहला अंक निकला था। ऐसा मन हुआ कि बच्चों का जो क्रिएशन है, उनकी जो कविताएं हैं, उनके लेख हैं और उस तरह से वो जो भी लिखते हैं, इस तरह के ये दूर दूर से मेरे पास अब आने लगे हैं। कई सारे बच्चों की इस तरह की कविताएं हैं, लेख हैं, उनको लिखने के लिए थोड़ा प्रेरित हम कर रहे हैं और उनके द्वारा ये इस तरह के जो सुलेख है, उनके द्वारा जो ये चित्र बनते हैं, पेंटिंग टाइप की, हाँ जैसा भी बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, वो चार्ट बना रहे हैं और ये अलग अलग दूर से मुझे खुशी हुई कि यह जो है निःशुल्क है, जन सेवार्थ इसमें यह कार्य हो रहा है और इसमें हम PDF रूप में बच्चों तक पहुंचाते हैं। उनके स्कूल के ग्रुप में ये चली जाती हैं और वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। और मुझे खुशी हो कि अमेरिका में और सूरीनाम में और इधर आपके दक्षिण भारत, मध्य भारत के और गढ़वाल से, कुमाऊं से कई सारे लोग इसमें रचनाकारों के, बड़े बड़े रचनाकारों के भी इसमें चित्र हैं। जैसे शुभदा पांडे जी हैं, आगरा से हैं, ऐसे वाराणसी से हैं। इसमें हमारे ये मतलब देश भर में जितने बिल्कुल संवाद अलग अलग जगह से इस तरह के विभिन्न लेख हैं। विज्ञान में है, पर्यावरण तो इसको कोई भी भेज सकता है? कुमाऊनी भाषा कोई भी भेज सकता है, कहीं से आपके पास भेजना पड़ेगा? बिल्कुल, वो मुझे मेरे नंबर पर 96,907 80057 पर व्हाट्सएप से भेज दे और तुरंत उसमें लग जाएगा। और PDF रूप में बच्चों को एक बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है कि वो कहीं प्रकाशित हो गया है, कहीं संरक्षित हो रहा है। तो निरंतर फिर वो कोशिश करते हैं कि कुछ नया लिखा जाए और दूसरे को पढ़ने का भी मौका मिलता है और दूसरा साहित्यकारों के बीच में एक संप्रेषण भी स्थापित इससे हो रहा है। तो मुझे खुशी है कि यह जो पत्रिका है, यह पत्रिका तो नहीं कहूँगा, ये पुस्तक के रूप में पुस्तिका है, बाल पुस्तिका है। इस बाल पुस्तिका का स्वरूप इसमें बड़ा भी हो सकता है। जितनी सामग्री प्राप्त हो रहेगी ये हर महीने इसमें निकलते रहेगा, ऐसा मन है। ये थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा एक मोहन कृति करके मैंने इसमें व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है जिसमें 280 से ज़्यादा साहित्यकार हैं। उसमें गढ़वाल, कुमाऊं से भी बाहर कई राज्यों के उसमें रचनाकार हैं जो हिंदी में, कुमाऊनी में लगातार लिख रहे हैं। और इसके साथ ही उसमें जो वो लोग उस ग्रुप में डालते हैं गद्य और पद्य में, तो बखाई नाम से उसमें गद्य और बखाई नाम से एक पद्य संकलित किया जा रहा है। वो हर वर्ष पिछले 21-22 से लगातार हो रहा है, 4 वर्ष हो गए। तो इसमें 6 किताबें प्रकाशित हो गई, 3 गद्य 3 पद्य हैं। इस बार की जो है वो गद्य पद्य जुलाई में प्रकाशित हो जाएगी। तो एक तो ये साहित्य संरक्षण का काम हो रहा है जिसमें जो भी रचनाकार उस ग्रुप में लिखते हैं तो वो हम संरक्षित कर रहे हैं किताब रूप में। और दूसरा वो जो बोलते हैं उसमें एक मोहन कृति यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो मोहन कृति में जुड़े हुए लोग 1-2 दर्जन लोग लगभग रोज आते हैं और उसमें वो जो बोलते हैं उसको हम
रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर यूट्यूब पर मोहन कृति पर उसको संरक्षित कर रहे हैं। तो इसमें करीब 2500 से भी ज़्यादा वीडियो हो गई हैं। समकालीन रचनाकारों का एक बहुत बड़ा इस संग्रह रचनाओं का हो रहा है और उससे उनको प्रेरित भी हो रहे हैं और नव सृजन करने वाले लोगों का भी इसमें उनको प्रेरित हो रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में शोधार्थियों के लिए और नई जो रचनाएं बन रही हैं और नव जो कृतिकार हैं उनके लिए एक ही मार्गदर्शक के रूप में भी भविष्य में ये काम सर, आएगा। मैं आपको बचपन से जानता हूँ सर, बहुत पहले से मैंने आपकी रचनाएं देखी सुनी हैं, कई कवि सम्मेलन में हम आपको सुनते रहे हैं। आपकी रचनाएं इतनी मतलब इतनी मौलिक होती हैं, बहुत पुरानी भी होगी, वो आज भी मतलब एक प्रासंगिकता उसकी बनी रहती है। कई आपने ऐसी व्यवस्था पर चोट करने वाली, हमारे जो पहरेदार के रूप में वाली वो जनप्रतिनिधि हों, प्रशासन हो, सरकारें हों, उनको जगाने का भी आपने काम किया है। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आपसे ऐसी कोई रचना जो एक मतलब व्यवस्था पर चोट भी करे और व्यवस्था को जगाने का भी काम करे, ऐसी अगर रचना अगर आप सुना सकें तो। मैं तो कई सुनी है आपकी। जनर बरसों बटी गाँव शुक्रा छी आइले तिशाने छन, जनर बरसों बटी गाँव शुक्रा छी आइले तिशाने छन, दूसरा के गाँव में जो गाँव खितने आइले भुकाने छन, किले भये पर लोग पहरुआ चाने कम, किले भये पर लोग पहरुआ चाने कन, पहरुआ चाने कन। यह 93 में पहली बार पिथौरागढ़ में कवि सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर प्रस्तुत की थी और लोगों ने बहुत सराहा इस रचना को। अच्छी रचना है। और थोपोड़ संकलन में मेरी यह रचनाएं हैं। कई इसमें पंक्तियां हैं जो इस संदर्भ में हैं। और अभी एक उत्तराखंड संस्कृति विभाग से हुक धैर्य मेरी एक किताब आई थी, उसमें एक प्रतीकात्मक रचना है। हुक धैर्य मणि हुक कुकुरा, हुक धैर्य मणि हुक, खाली खाणो काम एक, खाली हुकणो काम एक, काम धाम सुख कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। जंगली घुंघरों को दंगल बाज भिड़ाले खन जानो, और बानरों को दल चाधे दिन दिन दुगुण बढ़ने जानो। मुट्ठी भरी का धान रहेगी ठुल भकारा, टुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक कुकुरा, हुक धरे मणि हुक। ये आज की उस पर कटाक्ष से एक तो बंदरों से लोग पीड़ित हैं, और जो उनकी चौकीदारी के लिए हमने कुत्ते रखे थे वो भी घर में सोए रहते हैं। इस तरह की कटाक्ष है। सामाजिक जो विद्युक्ताएं हैं उनके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, कोई ना कोई तो पहरेदार है। वो आज कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। मतलब जिसको जो जिम्मेदारी दे रखी है वो कहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कविता इस ओर इंगित करती है। सर, हम देखते हैं जब युवाओं का हम रुझान देखते हैं, साहित्य की ओर रुझान थोड़ा सा कम रहता है, तो आप क्या मानते हैं कैसे उनको जोड़ा जाए? जिस तरह की पुस्तकें पढ़ने में लोगों का ध्यान कम है, तो कैसे इनको जोड़ा जाए? क्या मतलब आप डिजिटल रूप में भी कुछ काम कर रहे हैं क्या, तो ताकि युवाओं तक पहुँचा जाए? अब क्योंकि समय अभाव है, मन तो है कि बहुत कुछ किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में काम। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसमें पुस्तकालयों की स्थापना हो और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जिससे पढ़ने और पढ़ाने की वो आदत बने लोगों को। तो हम लोग एक दूसरे को उपहार में कई सारी चीज़ों को देते हैं, लेकिन पुस्तकों को भेंट करने का भी एक ऐसा चलन होना चाहिए। ऐसा चलन होना चाहिए। हमारे घर में भी पुस्तकों को रखने का एक स्थान होना चाहिए, वाचनालय होना चाहिए, उसमें पढ़ने के लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चों के सामने अभिभावकों को भी पढ़ना चाहिए, जिससे बच्चों को लगे कि ये भी एक काम होता है। अक्सर होता है कि बच्चों से पढ़ो कहते हैं, लेकिन उनके सामने हम कभी पढ़ते नहीं। पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने का, किताबों को पढ़ने का, उनको संकलन करने का, उनको खरीदने का, तो इस तरह का वातावरण ही नहीं है हमारे बीच में ना। हम पुस्तकों की दुकान में जाते हैं तो बच्चों के सिलेबस के अलावा हमें और किताबें नहीं दिखाई देती हैं, या उनको साहित्यकारों को थोड़ा प्रोत्साहन की और अधिक ज़रूरत है। उत्तराखंड भाषा संस्थान इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी तो सराहना की जानी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपने स्वयं के स्तर पर भी आम नागरिकों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और उनकी चर्चाएं होनी ज़रूरी हैं, समीक्षाएं होनी ज़रूरी है पुस्तकों की, और उसमें इनका प्रदर्शन ज़रूरी है।
और विद्यालयों में लाइब्रेरी जो है वो और अधिक उनको विकसित करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कुछ स्टेप हैं जिसमें चलाना चाहिए हमको। बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बात की, लेकिन एक फाइनली सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये साहित्यिक सफ़र है ये कब से शुरू हुआ और अभी तक आपने कितनी रचनाएँ मतलब समाज को लोगों को भेंट कर चुके हैं? सन 1989 में पहला कवि सम्मेलन मैंने प्रतिभाग किया और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुआ कार्यक्रम, और आकाशवाणी दूरदर्शन में भी मेरी रचनाएं इसमें आती रही हैं। और इसके साथ ही कई जगह मुझे बुलाया जाता है, उसमें श्रीनगर गढ़वाल में तो 2 बार गया हूँ, ऐसे ही कुरुक्षेत्र में और नोएडा, इधर आपके गजरौला में, बरेली में, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, जोलीकोट में, बागेश्वर कपकोट में, बागेश्वर की उत्तरायणी में, बहुत सारे स्थल हैं जहाँ तो जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ हिंदी का श्रोता मिलता है आपको या कुमाऊनी का श्रोता भी मिलता है? कुमाऊनी के यहाँ से ज़्यादा वहाँ लोग मिलते हैं, कुमाऊनी से प्रेम करने वाले लोग मिलते हैं। जैसे लखनऊ, बरेली, इन जगहों में तो हाँ, हमारे वहाँ तो लोग बुलाने नहीं थे शर्माने, है ना, कुमाऊनी में, लेकिन फिर लोगों को लगो कि आपण भाषा छो पहले बुलानी मिल जाओ, वहाँ पर बोलते हैं। मतलब वहाँ अपने बच्चों को भी सिखाने का प्रयास करें। हम अपने बच्चों को यहाँ अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन कुमाऊनी सिखाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह का कल्चर जो है हमारी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए अपेक्षा है कि उसको थोड़ा संरक्षित किया जाए और वातावरण निर्माण किया जाए। ऐसे लिखने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको नए रचनाकारों को प्रेरित किया जाए। बच्चों के जो साहित्य पढ़ने की दिशा की ओर उनका रुझान बढ़ना चाहिए। और मान्यता 8वीं अनुसूची में अगर हमारी भाषा आ जाती, कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, जौनसारी भाषाएं जो काम कर रहे हैं लोग, अगर इनको एक मान्यता मिल जाएगी तो उसमें शोध होना शुरू होगा, उस पर पढ़ाया जाएगा, विषयों को पढ़ाया जाएगा, उससे रोज़गार सृजित होगा। जैसे संस्कृत के अध्यापक हैं, ऐसे कुमाऊनी गढ़वाली पढ़ाने के लिए टीचर्स की नियुक्ति होनी शुरू हो जाएगी, जहाँ उसको रोज़गार से जोड़ना शुरू करेंगे भाषा को, तो इसमें लोग इस तरफ बढ़ेंगे, फिर अपने बच्चों को कुमाऊनी सिखाना शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने व्यस्त समय में से बातचीत के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये आपकी वो पुस्तक है शिवक ब्या करके, कुमाऊनी खंड काव्य ये है। इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी जानकारी इस पर आपको मिलेंगी। और मोहनचंद जोशी जी का तो साहित्य इतना लंबा है, उनकी कोई भी पुस्तक आप पढ़ेंगे उनको जानकारी ज़रूर मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मिलेंगी। एक ज्ञानार्जन करके उनकी पुस्तक ये बच्चों की है, आपके बच्चे अगर कुछ रचना करते हैं, रचना लिखते हैं। किताबें हैं जिसमें थुपुड़ है, हाँ, थुपुड़ है, हुगदरे है, और ये कुमाऊनी की है, और केवल आपके लिए हिंदी काव्य संकलन है, मोहन गीता कुमाऊनी गीतों का संकलन है, कुमाऊनी रामचरित मानस का और कुमाऊनी भगवत गीता का भानुवाद है, और आत्मा से आत्मकथ्य नमन कियन, और कुमाऊनी कामायनी का भानुवाद, और उसके साथ ही कौद है मेरी कुमाऊनी काव्य रचना है। वीर शहीद अमर क्रांतिकारी और परमवीर सोमनाथ गाथा है, 28 क्रांतिवीरों की गाथा है, जो 1857 से लेकर के आज़ादी तक की छंदबद्ध रचना है। यह बहुत सुंदर रचना है। और इसके साथ ही 8 मैंने एक संपादित किया जिसमें 55 रचनाकारों की 5-5 रचनाएं इसमें उनके परिचय के साथ हैं। और उसकी स्मारिका मैंने आदर्श रामला कमेटी गरुड़ की 2014 में, और भूतपूर्व छात्र महासम्मेलन राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ का 2013 में इसमें निकाला था, और कुमाऊनी रामला नाटक 2014 में निकाला। और इसके साथ ही मोहन गीत है, मोहन गीत हिंदी गीत संकलन 2020 में, झलक कुमाऊनी काव्य संकलन है 2020 में। थैंक यू सर, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे हमारे साथ उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार जिनको मिला है, साहित्यकार मोहनचंद जोशी जी, जिनसे हमने बातचीत की। उनका स्पष्ट मानना है कि कुमाऊनी भाषा बोलने में या कुमाऊनी को बोलने में ऐसी कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है, और अपने बच्चों को बताया जाना चाहिए, घर में साहित्य का एक स्थान तैयार करें, बच्चों में पठन पाठन का, पढ़ाई का, पुस्तकें खरीदने का, पुस्तकों के बीच में ज़्यादा समय बच्चे गुजारें, उसके लिए जो है एक माहौल तैयार किए जाने की आवश्यकता है। अपनी भाषा में है चो मोहिली माई की धार, अपनी भाषा में है चो मोहिली माई की धार, फिर सुनहूँ मन करूँ, सुनो हजारों बार मोहना, सुनो हजारों बार। तो अपन मोहिल भाषा का अमूल शिखण छू और दोहर को शिखोण छू, अगिल बोण छू,
बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे हमारे साथ मोहनचंद जोशी जी। इसी तरह की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31 के लिए। मैं सुरेश पांडे।